Hello student, welcome to Bambole Academy. I am Deepak Saini, physics faculty, and we are discussing the center of mass. This is lecture number 2. In the previous lecture we have discussed how to find the center of mass of discrete particle system and a center of mass of a solid body, and also if the body is solid, then how to find the center of mass of the solid body. In this section we will start with the how to find the center of mass if some portion of the center of mass is removed, है ना। तो हेडिंग डाल लो बेटा, क्या सेंटर ऑफ मास ऑफ ट्रंकेटेड बॉडी, ट्रंकेटेड बॉडी, isn't it? Center of mass of truncated body. Truncated, if some portion of the body is removed, then how to find the center of mass. मान लेते हैं कि ये कोई मास m1 की बॉडी है ना, मास m1 है और इसका सेंटर ऑफ मास इनिशियली बिफोर यहां पर है, दिस इज द सेंटर ऑफ मास। अब इसमें से यदि कोई पोर्शन यदि हम इसमें से कट कर दें, ये पोर्शन इसमें से कट कर दें, तो यहाँ पे कैविटी बन जाएगा बेटा, है ना। मान लेते हैं कि जो पोर्शन आपने कट करके बाहर निकाला है ना, ये पोर्शन कट करके बाहर निकाला है, इसका मास कितना है बेटा, m1 है, m कट मान लेते हैं, ठीक है बेटा। और इसका मास जो है m कट है और सेंटर ऑफ मास इसका यहां पर होगा, क्लियर है कि बात। तो इस कटी हुई बॉडी का सेंटर ऑफ मास यदि यहां पर है ना, तो ओरिजिनल तो सेंटर ऑफ मास यहां पर था, तो सेंटर ऑफ मास बॉडी का यहां पर नहीं रहेगा। मान लेते हैं इस पॉइंट पर रिमेनिंग बॉडी का सेंटर ऑफ मास आ जाता है ना। तो देखो इसे कैसे हम लिखेंगे, फॉर्मूला आपको याद रखना है कि मान लेते हैं दिस इज व्हाट R1, व्हाट इज m1, m1 इज द mass of body before cut, है ना। what is R1 is the position vector of center of mass of body before cut, क्लियर है क्या, जब आपने इसे रिमूव किया है, ठीक है। अब कट करने वाले पोर्शन का मास कितना है बेटा, m कट मान लेते हैं, है ना। तो और इसका पोजीशन जहां पर इस निकालने वाली रिमूविंग बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास होगा उसका हम पोजीशन वेक्टर r कट लिख लेते हैं, है ना। तो व्हाट इज m कट इज नथिंग बट मास ऑफ रिमूव्ड पोर्शन, mass of removed portion. And what is r cut? R cut is the position vector, it is the position vector of center of mass of removed portion, क्लियर है क्या बात, ये बात है। दूसरी बात, अब मान लेते हैं इसका पहले तो सेंटर ऑफ मास यहां पे था, अब रिमेनिंग पोर्शन का सेंटर ऑफ मास इस पॉइंट पर आ जाता है थोड़ी देर के लिए, है ना। तो और ये इस पोजीशन वेक्टर को हम लिख लेते हैं जहां पर सेंटर ऑफ मास रहेगा r रिमेनिंग, है ना, r रिमेनिंग। तो r वेक्टर रिमेनिंग, दिस इज व्हाट रिमेनिंग, दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग बॉडी, क्लियर है क्या बात। तो रिमेनिंग पोर्शन का जो आपका पोजीशन वेक्टर है सेंटर ऑफ मास का, तो फॉर्मूला है r रिमेनिंग पोर्शन, दिस इज रिमेनिंग इज इक्वल टू m1 r1 माइनस m कट r कट डिवाइडेड बाय m1 माइनस m कट, क्लियर है क्या बात। तो जो रिमेनिंग पोर्शन है या ट्रंकेटेड बॉडी है ना, रिमेनिंग पोर्शन या ट्रंकेटेड बॉडी है, तो आपको उसका जो पोजीशन वेक्टर है वो इस फॉर्मूले से दिया जाएगा, m1 r1 माइनस m कट r कट m1 माइनस m कट। व्हाट इज m1? m1 इज द मास ऑफ द बॉडी बिफोर कट, यानी कंप्लीट बॉडी थी। व्हाट इज m कट? इज द मास ऑफ द रिमूव्ड पोर्शन, ठीक है। What is R1 is the position vector of center of mass, ये जो सेंटर ऑफ मास सारी बॉडी का सेंटर ऑफ मास यहां पर होगा बिफोर कट। What is R cut is the center of mass of the
रिमूव्ड पोर्शन है ना, रिमूव्ड पोर्शन का होगा व्हाट इज आर रिमेनिंग, जो फाइनली जो रिमेनिंग बॉडी बन जाएगी उसका सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर। इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है और इससे ही आपको सवाल सॉल्व करने हैं। क्लियर है के बाद अब हम इस फॉर्मूले को देखेंगे, इसे कैसे अप्लाई करेंगे। इसे अप्लाई करने के लिए कुछ क्वेश्चन करते हैं, है ना। तो ये बात है ना। इससे पहले इस पोर्शन को कंप्लीट करने से पहले, समझने से पहले एक छोटा सा पोर्शन और पढ़ लेते हैं हम। जैसे कि एक तो लैम्डा, एक सिग्मा और एक रो, ये भी बहुत नेसेसरी है, नहीं तो ये बाद में प्रॉब्लम करता है बच्चों को। व्हाट इज रो? इज द लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी। क्लियर है क्या बात? सिग्मा इज द सरफेस मास डेंसिटी। व्हाट इज रो? इज द वॉल्यूम मास डेंसिटी। लीनियर मास डेंसिटी किसके लिए हम अप्लाई करेंगे? जब बॉडी लीनियर हो, जैसे रोड है, जैसे ये पेन है, तो इसके लिए हम इसके मास को हम स्पेसिफिकेशन, इसके मास की स्पेसिफिक होगी लीनियर मास डेंसिटी। लीनियर मास डेंसिटी का मतलब होता है केजी पर मीटर में, यानी कि 1 मीटर का पोर्शन कितना है? लैम्डा केजी है। इसका मतलब ये है। सरफेस मास डेंसिटी ये होती है एरिया मास पर यूनिट मीटर स्क्वायर। इसका मतलब है कि 1 मीटर स्क्वायर का मास कितना है बेटा? सिग्मा केजी है। ये किसके लिए यूज होती है बेटा? ये यूज होती है जैसे सरफेस में मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। यदि मास सरफेस में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो सरफेस मास डेंसिटी, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर का मास कितना हो गया? सिग्मा हो गया, है ना। तो यदि इसकी मान लेते सिग्मा, इसकी सरफेस मास डेंसिटी सिग्मा है, तो इसका बेटा मास कितना होगा, है ना। मास जो होगा इसका m जो होगा वो सिग्मा इंटू इसका एरिया, सिग्मा इंटू एरिया कितना इसका? पाई आर स्क्वायर मान लेते हैं। तो यदि आपको सरफेस मास डेंसिटी दी हुई है किसी बॉडी की और आपको उसका क्या निकालना है बेटा? उसका मास निकालना है, तो सरफेस मास डेंसिटी को उसके एरिया से मल्टीप्लाई कर दो तो मास आ जाता है, पहली बात। दूसरा, इसी तरीके से यदि लीनियर मास डेंसिटी दी हुई है, इसकी लीनियर मास डेंसिटी जैसे मान लिया लैम्डा है और इसकी लेंथ बेटा l है ना। तो यदि इसकी l लेंथ का या l/2 लेंथ का या l/4 लेंथ का यदि आपको मास निकालना है तो क्या करोगे आप? लैम्डा से उसकी लेंथ की मल्टीप्लाई कर दोगे। अब इसका यदि टोटल मास निकालना है तो m कैसे निकलेगा? लैम्डा इंटू l से निकलेगा। इसका सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर से मिलेगा यदि एरियल डिस्ट्रीब्यूटेड है। यदि मास जो है वो वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, वॉल्यूम का मतलब है जैसे सॉलिड बोल है मान लेते हैं, है ना। ये क्या है बेटा? सॉलिड स्पेयर। क्लियर है क्या बात? और इसकी सरफेस, इसकी वॉल्यूम मास डेंसिटी जो कि होगी केजी पर मीटर क्यूब में, यानी कि 1 मीटर क्यूब का मास सिग्मा रो केजी है ना। तो इसका यदि आपको मास लिखना है तो रो को आप इसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसका वॉल्यूम, सॉलिड स्पेयर का वॉल्यूम कितना होगा? 4/3 पाई आर क्यूब, है ना। आर इज द रेडियस, है ना। आर इज द रेडियस मान लेंगे। इस तरीके से आप इसे मास निकाल सकते हो, है ना। देखो एक बार फिर से देख लो कि जो लैम्डा होता है ना, लैम्डा होता है केजी पर मीटर में। तो यदि आप केजी पर मीटर में जब आपने लैम्डा इंटू एल करा तो केजी पर मीटर इंटू मीटर, तो मीटर से मीटर कट गया तो केजी बच गया, है ना। तो केजी बच गया। इसी तरीके से यदि आप इसमें देखते हो, मास में देखते हो, तो सिग्मा किस में होता है? केजी पर मीटर स्क्वायर में। 1 मीटर स्क्वायर का मास सिग्मा केजी है, तो पाई आर मीटर स्क्वायर का मास कितना होगा बेटा? मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट जाएगा, तो सिग्मा पाई आर स्क्वायर केजी इसका मास आ जाएगा। इसी तरीके से जो डेंसिटी होती है, ध्यान से सुनना, डेंसिटी जो होती है वो केजी पर मीटर क्यूब में होती है, तो मीटर क्यूब से मल्टीप्लाई कर दोगे तो केजी आ जाएगा। तो मीटर क्यूब से इसका मतलब क्या है कि आपको इसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे मीटर क्यूब, तो मीटर क्यूब से मीटर क्यूब बच जाएगा, तो बचेगा रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू केजी। तो दिस इज द मास। तो इन दिस वे लीनियर मास डेंसिटी, सरफेस मास डेंसिटी एंड वॉल्यूम मास डेंसिटी आपको इसमें याद रखना है ना, समझना है इसका बेसिकली, जब भी तो आप इसे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे यदि हम आगे से ट्रंकेटेड बॉडी सिस्टम के क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये बात है। अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं ना। क्वेश्चन लिख लीजिए। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन लिख लो। इफ ए डिस्क ऑफ रेडियस कैपिटल आर इज गिवन, क्या है? ए डिस्क
of radius r is given, है ना, and a portion is removed as shown in figure। कौन सा पोर्शन निकाल दिया बेटा, इसमें डिस्क में से एक डिस्क, ये तो इसका सेंटर हो गया, और ऐसे निकाल दिया है, तो रिमेनिंग पोर्शन कौन सा बचा बेटा, दिस इज द रिमेनिंग पोर्शन, ऐसे करके दिस इज द रिमेनिंग पोर्शन। तो आपको यू हैव टू फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन। देख लो, यू हैव टू फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन। क्लियर है कि बात? ये क्या है बेटा, डिस्क है ना, ऑफ रेडियस आर, ऐसे करके, मास नहीं दिया हुआ है इसका, है ना, तो रिमेनिंग पोर्शन का दिया हुआ है, रिमेनिंग पोर्शन का सेंटर ऑफ मास निकालना है। देखो ध्यान से सुनो कैसे निकालेंगे, कि भाई ये जब ये डिस्क थी, पूरी डिस्क थी ऐसे करके, तो ये पूरी डिस्क थी, क्लियर है क्या बात, तो बिफोर कट तो ऐसे था, तो मान लेते हैं इसका मास m1 था, और सेंटर ऑफ मास भी कहां होगा, इसके ओरिजिन पर होगा। क्लियर है क्या बात? अब यदि आप इसे x एक्सिस और इसे y एक्सिस मानते हो, तो ओरिजिन और सेंटर ऑफ मास, ओरिजिन और सेंटर ऑफ मास एक ही पॉइंट पर है, इसलिए इसका जो r1 होगा वो कितना हो जाएगा बेटा, 0। व्हाट इज r1? इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी बिफोर कट। तो बिफोर कट तो सेंटर ऑफ मास हो गया 0, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर 0, और m1 कितना हो गया, मास हो गया m1। क्लियर है क्या बात? m1, चलो m1 कितना मान लेते हैं, m मान लेते हैं, तो m1 कितना हो जाएगा बेटा, m, इसका टोटल मास m मान लेते हैं। क्लियर है क्या बात? दूसरी बात, तो यहाँ पे m1 और r1 की वैल्यू तो आ गई। अब m कट और r कट, m कट का मतलब है ये वाली डिस्क जो इसकी सर्कमफेरेंस और इसकी सेंटर से होके जाती है, इसे रिमूव कर दिया। तो जो रिमूव करके ये जो डिस्क बनी होगी, क्लियर है क्या बात, तो बेटा इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ रहा होगा, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ रहा होगा। क्लियर है क्या बात? इसका, और इसका मास कितना मान लेते हैं बेटा, इसका मास स्मॉल m मान लेते हैं। तो बेटा m2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे लिख देते हैं, m2 की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी m। क्लियर है क्या बात? दूसरा, m2 की वैल्यू नहीं, m कट की वैल्यू, m कट इज इक्वल टू स्मॉल m, और r कट कितना होगा, व्हाट इज r कट? r कट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमूव पोर्शन। तो यहाँ पे तो ओरिजिन है और रिमूव पोर्शन का सेंटर ऑफ मास ये है, तो जो पोजीशन वेक्टर है ये कितना होगा, ये तो टोटल r था, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, r/2। इसका मतलब r कट जो होगा प्लस r/2 हो जाएगा। आ गई बात समझ में? तो m कट, r कट और r1 और r कट की वैल्यू आ गई। अब हमें इसका मास लिखना है, हमें बॉडी का मास नहीं दिया हुआ था, हमें क्या मानना होगा कि इफ दिस डिस्क इज मेड ऑफ यूनिफॉर्म मटेरियल, है ना, और यूनिफॉर्म मटेरियल है, जैसे बोर्ड है तो यूनिफॉर्म सरफेस मास डेंसिटी में से बना हुआ है, क्योंकि 2D बॉडी है, 2D बॉडी में सरफेस मास डेंसिटी देंगे, है ना, 3D बॉडी में वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम मास डेंसिटी लेंगे, और लीनियर बॉडी में लैम्डा लेंगे। क्लियर है क्या बात? तो m जो होगा, m कैसे निकालेंगे, इसका मान लिया सरफेस मास डेंसिटी जिस मटेरियल से बनी हुई है वो सिग्मा kg पर मीटर स्क्वायर है। तो बेटा इस पूरी बॉडी का मास यानी कि m1 बराबर m कितना आएगा, सिग्मा इंटू इसका एरिया, एरिया कितना होगा बेटा, पाई आर स्क्वायर। आ गई बात समझ में? इसी तरीके से इस रिमूव पोर्शन का जो मास होगा वो कितना होगा, वो होगा सिग्मा इंटू इसका एरिया, इसका एरिया कितना होगा बेटा, रेडियस इसकी हो जाएगी आपकी r/2, तो एरिया कितना हो गया, पाई r/2 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा बच्चा, ये हो जाएगा सिग्मा पाई r स्क्वायर बाई 4। ठीक है, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं क्या, कि इसे सिग्मा पाई r स्क्वायर को थोड़ी देर के लिए m0 मान लेते हैं। तो m1 की वैल्यू तो कितनी हो गई, m0, अच्छा r1 की वैल्यू तो 0 थी, है ना। अब ये देखो m कट इज इक्वल टू सिग्मा पाई r स्क्वायर है, सिग्मा पाई r स्क्वायर को m0 माना है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं बेटा, m0/4 लिख सकते हैं। यानी कि हमारे पास m कट की वैल्यू कितनी आ गई, m कट की वैल्यू हमारे पास m0/4 आ गई। क्लियर है क्या बात? और m1 की वैल्यू m0 आ गई, r1 की वैल्यू 0 है, r कट की वैल्यू r/2 है। अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में रख देंगे। कैसे रखेंगे देखो, है ना, रिमेनिंग पोर्शन का r रिमेनिंग इज इक्वल टू m1 कितना है, m0 इंटू 0 माइनस m कट कितना है बेटा, m0/4 इंटू r
आर कट कितना है बेटा, आर बाई 2 डिवाइडेड बाय एम नॉट माइनस एम नॉट बाई 4। तो बेटा कितना आ जाएगा, कैलकुलेट कर लेंगे। यहां से देखो एम नॉट से एम नॉट कट जाएगा, ऊपर आर बाई 8 बचेगा, नीचे 3/4 बचेगा, दिस इज माइनस आर बाई 6 आ जाएगा। तो रिमेनिंग पोर्शन का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो माइनस आर बाई 6 होगा। माइनस आर बाई 6 का मतलब क्या है कि ये तो ओरिजिन है और शिफ्ट किधर हो जाएगा बेटा, इधर की ओर शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर है क्या बात? वाई एक्सिस में शिफ्ट नहीं होगा क्योंकि सिमेट्रिक है ना। वाईसीएम तो कितना होगा इसका बेटा, वाईसीएम तो 0 होगा, एक्सीएम थोड़ा इधर की ओर शिफ्ट हो जाएगा। कितना शिफ्ट हो जाएगा, ये जो डिस्टेंस होगी माइनस आ रहा है, दिस इज आर बाई 6, तो आर बाई 6 पोर्शन पे शिफ्ट हो जाएगा। तो दिस इज द वे हाउ टू सॉल्व द सेंटर ऑफ मास ऑफ ट्रंकेटेड बॉडी, है ना। एक एग्जांपल और लेते हैं हम, सिमिलर एग्जांपल है, डिस्क का ही एग्जांपल है ना। डिस्क में अभी तो अपन ने क्या किया था कि डिस्क में सपोज ये डिस्क है ना, तो ये पूरी डिस्क है, ऐसे करके मान लेते हैं पूरी डिस्क है, रेडियस आर की डिस्क है मान लेते हैं। अब इसमें से एक डिस्क फिर से हम रिमूव करते हैं, है ना, और वो इस तरीके से रिमूव करते हैं कि क्या होता है बेटा कि वो जो डिस्क है, एक मिनट यहां बना देते हैं, इस तरीके से रिमूव करते हैं कि डिस्क जो है वो इसकी सर्कमफेरेंस को, और उसकी रेडियस कितनी है बेटा, आर बाई 4 है। ये तो आर बाई 2 हो गया, ये आर हो गया सॉरी, और ये हो गया आर बाई 2, और रेडियस कितनी है बेटा, आर बाई 4। जब आप आर बाई 4 की डिस्क रिमूव कर दोगे तो ये पोर्शन, ये सिस्टम बन जाएगा, है ना। तो इस तरीके से टोटल आपका रिमेनिंग पोर्शन आ जाएगा। फिर से अगर जो आप इसे वाई एक्सेस एक्स एक्सेस मानते हो तो वाईसीएम जो होगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। केवल एक्सीएम, पहले तो सेंटर ऑफ मास रिमूव करने से पहले तो बॉडी का यहां पे था, तो बिफोर रिमूव टोटल मास m1 को क्या मान लेते हैं बेटा, m मान लेते हैं, ठीक है। दूसरा, यदि आप इसे ओरिजिन मानते हो तो सेंटर ऑफ मास और ओरिजिन सेम था, इसलिए R1 क्या होगा बेटा, 0 आ जाएगा, है ना। R1 इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द बॉडी बिफोर कट, है ना, बिफोर रिमूविंग। अब ये रिमूव जो ये पोर्शन बाहर निकाला है, ये पोर्शन बाहर निकाला है ना, इसकी रेडियस कितनी है बेटा, ना ऊपर नहीं लिखते हैं थोड़ा, कैसे, ये जो पोर्शन बाहर निकाला है इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, r बाई 4। तो बेटा m रिमूव्ड का जो मास होगा उसे m कट मान लेते हैं। m रिमूव्ड लिखो या अपन ने m कट लिखा था, m कट को स्मॉल m मान लेते हैं। दूसरा r2 कितना लिखें, है ना, r2 इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ रिमूव्ड पोर्शन या कट पोर्शन। तो रिमूव पोर्शन का सेंटर ऑफ मास तो यहाँ बीच में होगा ना, इसका सेंटर ऑफ मास, इसका सेंटर और ओरिजिन ये, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी ये देख लो। तो ये डिस्टेंस जो होगी, ये वाली डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितनी है बेटा, टोटल रेडियस तो यहाँ तक की r है ना, ये ऐसे करके, और हमें ये निकालना है, और ये रेडियस है इसकी, ये कितना है बेटा, दिस इज r बाई 4, ये r बाई 4 है। तो बेटा r कट, है ना, r कट जो होगा यानी कि r कट कितना हो जाएगा, r कट इज इक्वल टू r माइनस आर बाई 4, r माइनस आर बाई 4 इज इक्वल टू 3r बाई 4। क्लियर है क्या बात? तो इस तरीके से इसे आपने m1, r1, m कट एंड r कट आपने निकाल दिया। क्लियर है क्या बात? तो अब हम m की बात करते हैं। मास तो दिया हुआ नहीं है क्योंकि ये मास जो है वो सरफेस में, एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए सरफेस मास डेंसिटी मान लेते हैं इसकी सिग्मा केजी पर मीटर स्क्वायर। तो यदि आप किससे सिग्मा केजी पर मीटर स्क्वायर मान लोगे तो बिफोर रिमूविंग पोर्शन टोटल एरिया कितना था, पाई आर स्क्वायर। तो मास m जो हो जाएगा वो सिग्मा इंटू एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई आर स्क्वायर। इसी तरीके से यदि आपको इस रिमूव्ड पोर्शन का, ये r बाई 4 रेडियस की जो डिस्क है, इसका मास निकालना है तो कैसे, सिग्मा से पाई r बाई 4 स्क्वायर की मल्टीप्लाई कर देंगे, एरिया की मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर से थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए इसे थोड़ी देर के लिए क्या मान लेंगे बेटा, इसे थोड़ी देर के लिए हम m नोड मान लेंगे। क्लियर है क्या बात? तो ये कितना हो जाएगा, सिग्मा पाई आर स्क्वायर बाई 16
और ये कितना हो जाएगा बेटा एम नॉट अपॉन 16 हो जाएगा। क्लियर है क्या बात? तो ये तो हो जाएगा आर कट हो गया 3r/4, r1 हो गया 0, m1 हो गया m नॉट और m कट हो जाएगा आपका m नॉट अपॉन 16। अब क्या करेंगे, अब हम इस फॉर्मूले में रख देंगे तो ये हमारे पास है ना इसके अंदर आ जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, आर रिमेनिंग इज नथिंग बट m1 की जगह m नॉट इंटू 0, r1 की जगह 0 आ जाएगा, m कट की जगह m नॉट अपॉन 16 इंटू r कट की जगह 3r/4 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय m नॉट माइनस m नॉट अपॉन 16। इसे थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे, कितना जाएगा, आर रिमेनिंग इज नथिंग बट कितना, माइनस m नॉट से m नॉट कट जाएगा, ये हो जाएगा 3r/16 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 15 अपॉन 16, ये कट गया और ये बच जाएगा माइनस r अपॉन 320। तो जो r रिमेनिंग हो जाएगा, r रिमेनिंग इज इक्वल टू माइनस r अपॉन 20। इसका मतलब क्या है कि YCM तो अपन ने 0 लिख दिया था, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है ओरिजिन से नेगेटिव की तरफ भाग जाएगा और ये डिस्टेंस कितनी होगी बेटा, सेंटर ऑफ मास रिमेनिंग पोर्शन, पहले तो सेंटर ऑफ मास यहाँ था, अब इधर की ओर ही शिफ्ट होगा और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बेटा, r अपॉन 20। क्लियर है क्या बात? तो इस तरीके से आप ट्रंकेटेड बॉडी सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हो। ठीक है, ये है पोर्शन। अच्छा, ये तो जो एक एग्जांपल था इस फॉर्मूले पे बेस्ड था, लेकिन जो मास डिस्ट्रीब्यूटेड था वो किस में डिस्ट्रीब्यूटेड था बेटा, ये मास डिस्ट्रीब्यूटेड था आपका सरफेस में। लेकिन कभी कभी क्या आएगा कि आपको एक सॉलिड स्फीयर दे देगा। सॉलिड स्फीयर के केस में जो मास डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कैसे होगा बेटा, मास डिस्ट्रीब्यूशन होगा सॉलिड स्फीयर के केस में वॉल्यूम में। तो एक एग्जांपल लिख लीजिए, कैसे, मान लेते हैं इफ दिस इज ए सॉलिड स्फीयर है ना, तो अब इसमें हम रो kg पर मीटर क्यूब वॉल्यूम मास डेंसिटी से सॉल्व करेंगे और इसकी रेडियस कितनी है बेटा, r है ना, और इसमें से एक और स्फीयर है ना, एक और स्फीयर इसमें से हम रिमूव कर देते हैं, है ना। कैसे रिमूव कर देते हैं, ये पोर्शन हम इसमें से रिमूव कर देते हैं और इसकी रेडियस कितनी है बेटा, सपोज दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, इसकी रेडियस है बेटा r/4। तो रिमेनिंग पोर्शन का फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, तो दूसरी उसी की तरह करना है ना। सपोज ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। अब मान लेते हैं हम, अब देखो ये ऐसे करके इसमें से ये रिमूव कर दिया सॉलिड स्फीयर, तो बचा पोर्शन, ये पोर्शन बचा। क्लियर है क्या बात, दिस इज द रिमेनिंग पोर्शन। और ये कैसा है बेटा, सॉलिड स्फीयर है ना। और मास कैसा डिस्ट्रीब्यूटेड है इसमें मास डिस्ट्रीब्यूटेड है वॉल्यूम में, सिग्मा kg रो kg पर मीटर स्क्वायर। तो अब देखो, जब आप इसमें से कट कर दोगे तो YCM y डायरेक्शन में YCM तो कितना होगा 0, केवल XCM यहाँ पे था पहले, है ना, तो अब यहाँ पर आ जाएगा। इस पोर्शन में सेंटर ऑफ मास तो बिफोर कट तो यहाँ था, अब यहाँ पर आ जाएगा। ये बात अलग है, कितना आएगा ये हम देख लेते हैं। कैसे कि इसमें तो पहले बिफोर कट है ना, m1 कितना लिखें बेटा, m नॉट, m लिख देते हैं, है ना। दूसरी बात r1 यानी सेंटर ऑफ मास बिफोर कट ओरिजिन पर ही था, तो r1 की वैल्यू 0 हो जाएगी। दूसरी बात, अब हम मास लिखते हैं। यदि आपको इस सॉलिड स्फीयर का मास लिखना है तो क्या करोगे आप, इसकी वॉल्यूम मास डेंसिटी से, है ना, रो से किसकी मल्टीप्लाई कर दोगे बेटा, मल्टीप्लाई कर दोगे इसकी वॉल्यूम की। इसका वॉल्यूम कितना है 4/3 पाई r क्यूब। क्लियर है क्या बात। थोड़ी देर के लिए इसे हम m नॉट, चलो बाद में इसे एज्यूम कर लेंगे, ऐसे लिख लेते हैं। अब ये जो पोर्शन निकाला है, ये वाला पोर्शन है, इसकी रेडियस कितनी है r/4 और सेंटर ऑफ मास तो इसका यहाँ होगा, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, यहाँ पर होगा। तो फिर से ये पहले तो इसका मास लिख लेते हैं बेटा, इसका मास होगा m कट का मास, m कट कितना होगा, m कट होगा रो को मल्टीप्लाई कर देंगे इसके वॉल्यूम से, कितनी 4/3 पाई r क्यूब, r का मतलब है r/4 क्यूब। क्लियर है क्या बात। तो ये हो जाएगा रो इन 4/3 पाई r क्यूब अपॉन 4 चौक 16 चौका 64। अब हम इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं।
क्या इसे थोड़ी देर के लिए मैं m नॉट मान लेता हूं, तो बेटा ये कितना हो जाएगा, इट बिकम m नॉट अपॉन 64। तो व्हाट इज m कट, m कट इज नथिंग बट m नॉट अपॉन 64। क्लियर है क्या बात? व्हाट इज m1 बिफोर कट, इट इज m नॉट, एंड व्हाट इज r1 इज 0। नाउ वी कम्स टू द किस पे, आर कट पे। आर कट इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमूव्ड पोर्शन। यदि ये हमारा ओरिजिन है तो सेंटर ऑफ मास तो यहां पर था रिमूव्ड पोर्शन का, तो बेटा ये डिस्टेंस कितनी होगी, जैसे हमने पहले निकाला टोटल डिस्टेंस, टोटल ये वाली डिस्टेंस तो रेडियस होगी, और ये इसकी रेडियस कितनी है बेटा, इस कैविटी की रेडियस कितनी है r/4, तो बेटा ये हो जाएगा हमारा आर कट। तो आर कट की जो वैल्यू होगी, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, r माइनस r/4, तो बेटा आर कट जो होगा, आर कट इज इक्वल टू r माइनस r/4 इज इक्वल टू 3r/4 इज द करेक्ट आंसर। तो हमारे पास बेटा अब आर कट भी आ जाता है। क्लियर है क्या बात? तो अब हम क्या कर देंगे, फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, आर रिमेनिंग कितना आएगा बेटा, आर रिमेन इज इक्वल टू m1 की वैल्यू m नॉट, r1 की वैल्यू अगेन 0 माइनस m कट इज नथिंग बट m नॉट अपॉन 64 इंटू व्हाट इज आर कट इज 3r/4, है ना, ऐसे करके डिवाइडेड बाय m नॉट माइनस m नॉट अपॉन 64। फिर से देखेंगे हम इसमें से m नॉट से m नॉट कट जाएगा, ऊपर माइनस 3r अपॉन 64 इंटू 4 बचेगा, और यहाँ पे 63 अपॉन 64 बचेगा यदि कैलकुलेट करोगे। तो अगेन 64 से 64 कट जाएगा, और माइनस r अपॉन 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 4, तो माइनस r अपॉन 84। तो ये r रिमेनिंग पोर्शन का सेंटर ऑफ मास है। कितना शिफ्ट हो जाएगा बेटा, माइनस r/84, यानी कि माइनस का मतलब है ओरिजिन से एक्सियम की जो वैल्यू होगी माइनस r/84 हो जाएगी। क्लियर है क्या बात? 84 ही होगी, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और, है ना, तो यानी कि ये r/84 डिस्टेंस इस तरह से शिफ्ट हो जाएगा। तो रिमेनिंग पोर्शन का सेंटर ऑफ मास इस पॉइंट से इस पॉइंट की ओर r/84 शिफ्ट हो जाता है। क्लियर है क्या बात? तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। तो इन दिस वे यू विल फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ द ट्रंकेटेड बॉडीज। क्लियर है मेरे ख्याल से? देखो अब आपको 3 एग्जाम्पल कराए हैं, हमेशा ही डिस्क से आया है या टफेस्ट क्वेश्चन जो आया है रिमेनिंग पोर्शन का निकालने के लिए, वो ज्यादा से ज्यादा सॉलिड स्फीयर आ जाएगा, है ना। बस वो क्या है कि रिमेनिंग पोर्शन आपको वो थोड़ा सा चेंज कर देगा, देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यू हैव टू अप्लाई द क्वेश्चन, देन यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। अच्छा, अब हम नेक्स्ट टाइटल की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज अवर नेक्स्ट टाइटल? नेक्स्ट टाइटल इज अवर मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास की मोशन। क्लियर है क्या बात? सेंटर ऑफ मास कैसे मान लेते हैं, हमारे पास ये m1, m2 और m3 ऐसे करके पोर्शन है ना, और इसकी पोजीशन वेक्टर r1, इसका पोजीशन वेक्टर r2, इसका पोजीशन वेक्टर हमारे पास r3 है। क्लियर है क्या बात? m1, m2 और m3 का पोजीशन वेक्टर, तो इन तीनों का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो यहां पर कहीं पे होगा, है ना। तो ये सेंटर ऑफ मास मान लेते हैं, तो ये हमने लिखा RCM वेक्टर। तो हमने जो फॉर्मूला बनाया था RCM वेक्टर का, वो क्या बताया था बेटा, m1 r1 वेक्टर, m2 r2 वेक्टर एंड सो ऑन, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 एंड सो ऑन। क्लियर है क्या बात? सो व्हाट इज r1? r1 is nothing but the position vector of m1, r2 is the position vector of m2, r3 is the position vector of m3, है ना। यदि आप इसकी वेलोसिटी, m1 की वेलोसिटी v1 वेक्टर, m2 की वेलोसिटी v2 वेक्टर और m3 की वेलोसिटी इस तरीके से मान लेते हैं v3 वेक्टर है, तो रेट चेंज ऑफ पोजीशन इज नथिंग बट द वेलोसिटी। तो v1 को हम क्या लिखेंगे बेटा, dr1 अपॉन dt लिखेंगे, v2 वेक्टर को क्या लिखेंगे हम, dr2 अपॉन dt लिखेंगे, और v3 को हम क्या लिखेंगे बेटा, dr3 अपॉन dt लिखेंगे। इसी तरीके से यदि ये RCM है, यदि RCM का
आप डिफरेंशिएशन करोगे t के रेस्पेक्ट में, सो दिस इज नथिंग बट द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। इसलिए इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t। यदि आप इसे t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हो, क्लियर है क्या बात? यदि आप इसे t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हो तो इधर तो क्या जाएगा बेटा, drcm अपॉन dt इज इक्वल टू m1, नीचे तो m1 प्लस m2 प्लस m3 एंड सो ऑन आ जाएगा, m1 dr1 अपॉन dt, m2 dr2 अपॉन dt एंड सो ऑन। तो ये क्या बन जाएगा बेटा, इट बिकम वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 dr1 अपॉन dt, कितना बन जाएगा, v1 प्लस m2 dr2 अपॉन dt, v2 बन जाएगा, है ना। इसी तरीके से m3 इंटू v3 और नीचे क्या आएगा बेटा, एंड सो ऑन, नीचे आएगा m1 प्लस m2 प्लस m3। क्लियर है क्या बात? सो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास? दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। इसी तरीके से यदि आपके पास वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है, क्या है वेलोसिटी, m1 v1 प्लस m2 v2, है ना, एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये तो हो गया वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला। यदि आप इसे टाइम के रेस्पेक्ट में अगेन इफ इट इज डिफरेंशिएट अगेन विद रेस्पेक्ट टू t, यदि आप t के रेस्पेक्ट में करते हो तो dv अपॉन dt कितना होता है बेटा, dv अपॉन dt होता है एक्सेलरेशन, है ना। यदि वेलोसिटी का आप डिफरेंशिएशन करोगे तो इसका ये तो हो जाएगा, यहां पे लिख देते हैं अपन क्या, dvcm अपॉन dt इज इक्वल टू m1 dv1 अपॉन dt प्लस m2 dv2 अपॉन dt डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 एंड सो ऑन। क्लियर है क्या बात? तो ये क्या हो जाएगा बेटा, a1 दिस इज इक्वल टू व्हाट, a ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 और a1 प्लस m2 a2 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 एंड सो ऑन। सो दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। तो इसका मतलब यदि पार्टिकल्स हैं और m1 m2 m3 और उसकी वेलोसिटी v1 v2 v3 है तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऐसे निकलेगी, और m1 m2 m3 के एक्सेलरेशन a1 a2 a3 वेक्टर हैं तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास भी ऐसे ही निकलेगा, केवल थोड़ा सा फॉर्म चेंज हो जाएगी। क्लियर है क्या बात? तो यही मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास है। इसको ध्यान में रखते हुए ही इन फॉर्मूलों की हेल्प से ही आपको क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन में क्या दिया होगा, डिफरेंट पार्टिकल्स, डिस्क्रीट पार्टिकल्स के लिए है बेटा, ये डिस्क्रीट पार्टिकल्स दिए होंगे यानी भिन्न भिन्न पार्टिकल दिए होंगे, उनकी वेलोसिटी भी दी होगी और आपको क्या निकालना है बेटा, आपको निकालना है उनका सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी और सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकालना है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हमारे पास ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में 3 पार्टिकल हैं। मान लेते हैं हमारे पास 1 kg इधर है, दिस इज 2 kg और यहाँ पर मान लेते हैं 3 kg है। क्लियर है के बाद, और इसकी वेलोसिटी इधर 5 मीटर पर सेकंड है ना, और इस 3 kg की वेलोसिटी इधर 10 मीटर पर सेकंड है। किस एंगल पर, 37 डिग्री पर, दिस इज 37 डिग्री, और इसकी वेलोसिटी इधर 10 मीटर पर सेकंड है ना। तो व्हाट यू हैव टू डू, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ पार्टिकल ऑफ सिस्टम। 3 पार्टिकल हैं, 1 kg 2 kg और 3 kg। थोड़ी देर के लिए हम 1 kg को m1 मान लेते हैं, 2 kg को m2 मान लेते हैं और 3 kg को m3 मान लेते हैं। तो यदि आपको वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है तो देन यू हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला VCM इज इक्वल टू m1 v1 लाइक दिस, है ना। तो m1 m2 m3 तो मालूम है। दूसरी बात, वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। यदि आप इसे लिखोगे तो इसके बारे में वेलोसिटी v1 किधर एक्स एक्सिस की तरफ है तो 5 i कैप मीटर पर सेकंड लिखोगे। क्लियर है क्या बात? इफ वी कंसीडर m2 2 kg का पोर्शन है और ये -x डायरेक्शन में जा रहा है तो वेलोसिटी लिखेंगे -10 i कैप मीटर पर सेकंड। माइनस क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस में जा रहा है। यदि हम m3 के बारे में देखेंगे तो जो 10 मीटर पर सेकंड है वो एक्स एक्सिस से कुछ एंगल पर है। इसका मतलब क्या है कि ये एक्स एक्सिस में भी इसका कुछ कंपोनेंट आएगा और वाई एक्सिस में भी इसका कुछ कंपोनेंट आएगा। तो हम इसे क्या करेंगे, वी हैव टू रिजॉल्व अलोंग द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो अब अपन क्या करेंगे, इसे 10 cos 37 तो एक्स एक्सिस में हो गया
और इधर y एक्सिस में इसका जो कंपोनेंट होगा वो कितना हो जाएगा बेटा 10 sin 37 हो जाएगा। क्लियर है क्या बात? तो इसका मतलब यदि आप ये वेलोसिटी v3 लिखना चाहते हो, है ना, तो v3 कैसे लिखोगे? x एक्सिस में cos 37 की वैल्यू कितनी होती है बेटा 4/5, तो tan 4/5 कितना जाएगा बेटा 10 इंटू 4/5, तो ये आ जाएगा आपका कितना ये आ जाएगा आपका 8 मीटर पर सेकेंड, है ना। दूसरा साइन 37 की वैल्यू होती है 3/5, तो जब आप इसे देखोगे तो 10 इंटू 3/5, तो ये कितना जाएगा बेटा 6 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 10 का कंपोनेंट इधर हो गया और इधर हो गया 10, इधर तो हो गया 8 x एक्सिस में और y एक्सिस में हो गया 6, तो ये हो जाएगा 8 i कैप प्लस 6 j कैप मीटर पर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है क्या बात? तो बस अब तो अब अपन क्या लगाएंगे, फॉर्मूला लगा देंगे, VCM का फॉर्मूला लगा देंगे। VCM इज नथिंग बट इक्वल टू व्हाट, यहाँ पे लगाते हैं हम, है ना, इधर साइड में कैसे, VCM इज इक्वल टू M1 V1 M2 V2 M3 V3। क्लियर है क्या बात? डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस M3, है ना। तो देखो कैसे लगाएंगे बेटा, M1 की वैल्यू कितनी है, व्हाट इज M1 इज इक्वल टू 1, M2 की वैल्यू है 2, M3 की वैल्यू है 3, प्लस 2 प्लस 3। अब वेलोसिटी V1 है बेटा 5 i कैप। क्लियर है क्या बात? M2 V2 वेक्टर है -10 i कैप। क्लियर है क्या बात? और V3 वेक्टर कितना है, V3 वेक्टर है हमारा 8 i कैप प्लस 6 j कैप। अब इसे हम थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे VCM आ जाएगा, कितना जाएगा बेटा 5 i कैप माइनस 8 या 24, 5 प्लस 24 माइनस 20। क्लियर है क्या बात? ये तो आएगा i कैप। दूसरा j कैप में कितना आएगा, j कैप में केवल यही है 6 या 18 j कैप। नीचे टोटल मास कितना जाएगा बेटा 6, तो ये आ जाएगा 4 और 5 9 i कैप प्लस 18 j कैप डिवाइडेड बाय 6। तो 3 से डिवाइड कर देंगे इसे, 3/2 i कैप 3 j कैप, यानी कि 1.5 i कैप प्लस 3 j कैप मीटर पर सेकेंड इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। क्लियर है क्या बात? तो ये तो हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास i कैप j कैप में। कभी कभी क्या पूछेगा वो, इसका मैग्नीट्यूड यानी स्पीड पूछेगा, तो आप क्या कर दोगे, √a² प्लस b² सॉल्व कर लेना, देन यू विल गेट द आंसर। क्लियर है क्या बात? तो इस तरीके से आप डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम का क्या निकाल सकते हो, आप सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकालने के लिए आएगा, है ना। तो क्वेश्चन तो किसी और डिफरेंट टाइप से भी हो सकते हैं, है ना, और डिफरेंट टाइप से बना करके आपको देगा, है ना, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए। कैसे दे देगा मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि मान लेते हैं फॉर एग्जांपल ऐसे दे देगा कि मान लेते हैं ये ब्लॉक है M1 का और ये 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है ना, और इधर ब्लॉक है, इसे 2 kg लिख लेते हैं, इसे 3 kg लिख लेते हैं, और ये 5 मीटर पर सेकंड से ऐसे जा रहा है। तो आपको निकालनी है फाइंड वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, है ना, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऐसे निकालना है। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 2 kg और 3 kg का सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी होगी वो आपको निकालना। तो सिंपल है, इसे क्या लिख दोगे आप, ये एक्स एक्सिस में जा रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, m1 v1 m2 v2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। दूसरी बात है ना, दोनों ही प्लस डायरेक्शन में है, तो इसे प्लस ले लेंगे, इसे भी प्लस ले लेंगे, है ना। तो या आई कैप भी ले सकते हो, कितना, m1 की जगह 2, v1 की जगह 10 आई कैप प्लस m2 की जगह 3 और v2 की जगह 5 आई कैप डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। क्लियर है क्या बात? तो कितना जाएगा 20 आई कैप प्लस 15 आई कैप डिवाइडेड बाय 5 और 5 सत्ते 35, 7 आई कैप। वेलोसिटी ऑफ, यदि आप पूछोगे मैग्नीट्यूड के बारे में, तो 7 मीटर पर
सेकंड इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से निकाल सकते हो। हाँ, अगर जो मान लेते हैं ये 3 इधर की ओर चलने लग गया है ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, फॉर एग्जांपल एक ब्लॉक है यहाँ पे 1 kg का और दूसरा ब्लॉक है यहाँ पे 2 kg का। क्लियर है क्या बात? तो यदि आप इसे प्लस एक्स एक्सिस मानते हो तो ये तो 4 मीटर पर सेकेंड है और ये मान लेते हैं 2 मीटर पर सेकेंड है। क्लियर है क्या बात? फाइंड वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो यानी 1 kg और 2 kg के बीच में सेंटर ऑफ मास यहाँ पर कहीं ऊपर होगा, तो इसकी वेलोसिटी निकालनी है। तो VCM कैसे निकालेंगे बेटा? m1 v1 वेक्टर m2 v2 वेक्टर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 से ऐसे करके निकाल लेंगे। m1 की वैल्यू कितनी है? 1 kg। m2 की वैल्यू कितनी है? 2 kg। तो m1 1 इंटू v1, ये v1 है 4 i कैप लिखेंगे, प्लस m2 कितना है 2, और ये v2 इधर की साइड है तो इसे क्या लिखेंगे? माइनस 2i कैप डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2। तो कितना जाएगा? 4i कैप माइनस 4i कैप डिवाइडेड बाय 3। तो कितना आ गया बेटा? 0। यानी कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जो होगी वो कितना आ जाएगा बेटा? 0 आ जाएगा। इसका मतलब इस क्वेश्चन में सेंटर ऑफ मास क्या है? रेस्ट पर है। क्लियर है क्या बात? सेंटर ऑफ मास इज एट रेस्ट। तो इन दिस वे इफ द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, डिफरेंट पार्टिकल्स की वेलोसिटी तो हो सकती है, और लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि सेंटर ऑफ मास क्या हो? रेस्ट पे हो। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको देखने के लिए डेफिनेटली मिलेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से अगर जो आपको एक्सेलरेशन के बारे में पूछा है ना, डिफरेंट पार्टिकल दिया है और डिफरेंट पार्टिकल के एक्सेलरेशन आपको दिए हुए हैं। ठीक है, तो एक्सेलरेशन भी आपको, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन भी निकालने के लिए आपसे पूछा जा सकता है। कैसे? लिख लीजिए, एक क्वेश्चन लिखो। इफ द थ्री पार्टिकल्स हैव एक्सेलरेशन एज शोन इन फिगर, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। मान लेते हैं कितना है? 1 kg, ये भी कितना है? 1 kg, और यहाँ पे कितना है? 2 kg। क्लियर है क्या बात? अब कैसे मान लेते हैं? मान लिया कि ये है आपका कितना मान लेते हैं? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है इसका। एक ये मास है ना, 1 kg का मास है, और इसका एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और इसका एक्सेलरेशन बेटा इधर की ओर 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना। तो कितने मासेस हैं? तो मान लेते हैं दिस इज 1 m1, दिस इज m2, और ये कितना है बेटा? दिस इज m3, और ये एंगल दे रखा है आपको 53 दे रखा है। तो आपको एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए आपके पास ये फॉर्मूला है m1 a1 प्लस m2 a2 प्लस m3 a3, है ना। तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे निकलेगा बेटा? m1 a1 m2 a2 m3 a3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। इस फॉर्मूले को यदि आप लगा दोगे देन डेफिनेटली यू विल गेट द आंसर। m1 m2 तो आपने अज्यूम कर लिया है, लेकिन अब a1 a2 a3 वेक्टर है। जैसे a1 है, एक्सेलरेशन किसका है? वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का कोई रिलेशन नहीं होता है। एक्सेलरेशन दे रखा है प्लस एक्स एक्सिस में 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, है ना। तो बेटा m1 की जगह कितना आ गया? 1। एक्सेलरेशन है इधर की ओर, कितना है? 5i कैप लिख देंगे ऐसे करके, है ना। या मैं यहां लिख देता हूं, एक्सेलरेशन क्या लिखोगे? 5i कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इधर की ओर। यदि आप इसे देखोगे तो इसका भी एक्सेलरेशन इधर की ओर है, तो बेटा a2 का एक्सेलरेशन लिखोगे 2i कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। थोड़ी सी दिक्कत आपको एक्सेलरेशन a3 में हो सकती है। कैसे? कि इसका जो एक्सेलरेशन है बेटा वो इधर की ओर है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप इसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में आपको रिजॉल्व करना पड़ेगा, है ना। तो ये यदि 53 दे रखा है तो ये 10 है, दिस इज 10, तो ये कितना हो जाएगा? 10 cos 53, और ये हो जाएगा 10 sin 53। क्लियर है क्या बात? तो 10 cos 53 कितना होता है? 4/5 हो जाएगा। एक मिनट, 3/5 तो कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस तरीके से 10 होगा 4/5, और ये हो जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है क्या बात? इसका मतलब इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है और इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, यानी दो टाइप के एक्सेलरेशन हो गए। तो ये तो क्या है ना, ये वाला एक्सेलरेशन है कितना? 6
मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये वाला कंपोनेंट कितना आया 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यदि आपको A3 वेक्टर लिखना है तो x एक्सिस में तो माइनस x एक्सिस में है तो -6 i कैप प्लस ये 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर प्लस y में है यानी 8j मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो टोटल आ जाएगा। तो इसका मतलब आपके पास A1 A2 A3 आ गया वेक्टर और M1 M2 पता है तो आंसर आ जाएगा। तो A1 की जगह क्या लिखेंगे 5 i कैप। M2 कितना है बेटा M2 है आपका 1 और A2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 2 i कैप प्लस M3 कितना है बेटा 2 और A3 की वैल्यू कितनी आई -6 i कैप प्लस 8 j कैप डिवाइडेड बाय M1 1 प्लस 1 प्लस 2 तो कितना हो जाएगा 5 i कैप प्लस 2 i कैप 5 और 7 12 में से ये जो 7 i कैप माइनस 12 i कैप प्लस 16 j कैप नीचे आ जाएगा 4। तो बेटा एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जब आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा देखो ये आ जाएगा -5 i कैप प्लस 16 j कैप डिवाइडेड बाय 4 यानी कि -5/4 i कैप प्लस 4 j कैप मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। और हाँ हो सकता है कभी कभी वो आपसे मैग्नीट्यूड पूछे तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आप इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए √a² प्लस b² इसे सॉल्व कर लेना देन यू विल डेफिनेटली गेट द आंसर। तो इन दिस वे यू कैन फाइंड द सॉल्यूशन है ना फॉर दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है तो एक्सेलरेशन के लिए भी यदि डिस्क्रीट पार्टिकल का एक्सेलरेशन दे रखा है तो एक्सेलरेशन भी आप इसी तरीके से जिस तरीके से वेलोसिटी को निकाला था एक्सेलरेशन को भी आप फाइंड कर सकते हो। क्लियर है क्या बात। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है ना कभी कभी पूछा भी जा सकता है वो फॉर एग्जांपल प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड क्वेश्चन है कि मान लेते हैं हमारी ग्राउंड है ना और इस ग्राउंड पे से मान लेते हैं एक 2 kg का ब्लॉक है और ये 60 डिग्री पर 40 मीटर पर सेकंड से फेंकते हैं फॉर एग्जांपल और एक दूसरा ब्लॉक है और ये 30 डिग्री पर 50 मीटर पर सेकंड से और इसका मास 4 kg दे रखा है ऐसे फेंकते हैं है ना। तो एक मास को 2 kg से फेंकते हैं 60 डिग्री पर 40 मीटर पर सेकंड से दूसरे को फेंकते हैं हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पर 50 ये एंगल कितना है बेटा 30 डिग्री 50 मीटर पर सेकंड से आप इसे फेंकते हो। तो क्वेश्चन लिख लीजिए क्वेश्चन क्या है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल व्हेन दे आर इन एयर है ना। तो व्हेन दे आर इन एयर में कैसे होंगे इस तरीके से ये मूव करता हुआ तो यहाँ पे गिरेगा और ये मूव करता हुआ कहीं गिरेगा। जब ये एयर में होंगे ऐसे करके है ना तब आपको इसका सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकालना है। तो बेटा एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या होता है m1a1 m2a2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इस तरीके से लिखते हैं अपन। तो m1 और m2 मान लेते हैं इसे m1 है और मान लेते हैं इसे थोड़ी देर के लिए m2 है। m1 m2 तो पता है अब एक्सेलरेशन a1 a2 और बता दो आप। वैसे मैंने प्रोजेक्टाइल मोशन में आपको पढ़ाया हुआ है ना नहीं ध्यान है तो आप वीडियो देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन के कि जब कोई पार्टिकल ऐसे करके हवा में जाता है पैराबोला पाथ जब वो मोशन करता है इस तरीके से तो उस पर कितने फोर्स लगते हैं केवल वर्टिकल डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है और वो उसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा mg होती है ना। हमेशा ही क्या होगी बेटा mg ही होगी। तो फोर्स इज इक्वल टू ma न्यूटन का सेकंड नियम। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा F/m। तो F कितना है बेटा mg डिवाइडेड बाय m। तो m से m कट गया तो एक्सेलरेशन होता है g। हवा में यानी मोशन अंडर ग्रेविटी में एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी इज g और किधर होगा बेटा डाउनवर्ड होगा। तो या ये वाला पार्टिकल हो या ये वाला पार्टिकल हो ये 2 kg का पार्टिकल हो या ये 4 kg का पार्टिकल होगा इसका एक्सेलरेशन कितना होगा g डाउनवर्ड और इसका एक्सेलरेशन भी कितना होगा g डाउनवर्ड। यदि आप इसे y एक्सिस थोड़ी देर के लिए y एक्सिस एज्यूम कर लेते हो तो इसका एक्सेलरेशन a1 कितना लिखोगे -g कैप मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है क्या बात। इसका एक्सेलरेशन यदि लिखोगे तो g डाउनवर्ड तो a2 क्या लिखोगे a2 इज इक्वल टू आल्सो -g कैप मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है क्या बात। दोनों का एक्सेलरेशन क्या आएगा सेम आएगा। वैल्यू पुट कर देते हैं कैसे m1 की जगह 2 -g कैप
प्लस 4 माइनस जी जे कैप डिवाइडेड बाय 6, और यहाँ पे माइनस जी जे कैप आप यदि कॉमन लोगे तो 2 प्लस 4 बचेंगे और ये 6 होगा और 6 से 6 कट जाएगा। तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू माइनस जी जे कैप, यानी कि सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कितना होगा, जी डाउनवर्ड होगा, जी डाउनवर्ड होगा, हमेशा होगा, डाउनवर्ड होगा ऑलवेज। व्हाई इट इज, बिकॉज एक्सेलरेशन तो हमेशा, ये जो मास होंगे एक्सेलरेशन सबका कॉमन है, तो मास होंगे वो मास तो कॉमन आ जाए, ये एक्सेलरेशन तो कॉमन आ जाएगा, बचेगा m1 प्लस m2 प्लस m3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 और कट के g डाउनवर्ड आ जाएगा। तो आपको क्या ध्यान रखना है बेटा, आपको ये ध्यान रखना है कि जो एक्सेलरेशन होगा पार्टिकल का, पार्टिकल ऑफ सिस्टम का मोशन अंडर ग्रेविटी हमेशा क्या होगा बेटा, g डाउनवर्ड के ही इक्वल होगा। क्लियर है क्या बात? तो हमेशा आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब आप क्या करोगे, यदि इस टाइप से क्वेश्चन देंगे तो हमेशा आंसर क्या आएगा, मास उसका कुछ भी हो, किसी भी एंगल पे फेंके, किसी भी वेलोसिटी पर फेंके, लेकिन जो एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम ऑफ मास आएगा वो कितना आएगा बेटा, वो हमेशा जी डाउनवर्ड के इक्वल आएगा। क्लियर है क्या बात? एक और पॉपुलर क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा रेस्ट ले लीजिए पॉज करके, है ना, आप इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। कैसे कि मान लेते हैं कि एक पुली मास सिस्टम है ऐसे करके, ठीक है, अब ये मान लेते हैं ये 1 kg ब्लॉक है और ये यहाँ पे आपका 4 kg ब्लॉक है। क्लियर है क्या बात? तो जब आप इसे इफ सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, क्वेश्चन लिख लो बेटा, इफ दिस सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, दिस इज द क्वेश्चन। तो जब आप इसे रिलीज करोगे रेस्ट से तो नीचे इसका एक्सेलरेशन a होगा, ऊपर इसका एक्सेलरेशन a होगा, है ना। इसे थोड़ी देर के लिए m2, इसे थोड़ी देर के लिए m1 मान लेते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन तो हमने किए हैं पुली मास सिस्टम में, नहीं किया तो आप मेरे वीडियो लेक्चर देख सकते हो, है ना। कैसे ये m2 है और m1 है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में अपन ने बताया था कि इसका एक्सेलरेशन a1 डाउनवर्ड है, a2 अपवर्ड होगा, मैग्नीट्यूड सेम होंगे, डायरेक्शन डिफरेंट होंगी और एक्सेलरेशन की वैल्यू m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 के इक्वल इंटू जी के इक्वल होता है। तो बेटा एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल लेंगे हम, इसमें से कितना एक्सेलरेशन आएगा, 4 माइनस 2 अपॉन 4 प्लस 2। क्लियर है के बाद इंटू जी की जगह 10 लिख लेते हैं, तो 2 अपॉन 6 इंटू 10 इज इक्वल टू 10 अपॉन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका एक्सेलरेशन आ जाता है। क्लियर है क्या बात? ये तो इसका एक्सेलरेशन आ जाता है। दूसरा, अभी तो हमें सिस्टम यू हैव टू फाइंड व्हाट यू हैव टू फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ऐसे निकालना है। तो देखो ये हो जाएगा a1 कितना ऊपर की ओर हो जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा 10 अपॉन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा a2 डाउनवर्ड 10 अपॉन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसे तो इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा, है ना। हमारे पास फॉर्मूला तो ये है। तो यदि आप इसे x एक्सिस थोड़ी देर के लिए और ऊपर की ओर को y एक्सिस मानोगे तो बेटा a1 को क्या लिखोगे, a1 को लिखोगे आप ऊपर की ओर है 10/3 j कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड व्हाट अबाउट a2 इज डाउनवर्ड एंड इट इज इक्वल टू माइनस 10 अपॉन 3 j कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट इज m1, सॉरी इसे यदि आपने m2 लिखा हुआ है तो थोड़ी देर के लिए इसे a2 लिख लो, और है ना, और ये तो m1 लिखा हुआ है, थोड़ी देर के लिए इसे a1 लिख लो, है ना। तो बेटा a1 ये हो जाएगा a2 और ये हो जाएगा आपका a1। सो a1 इज इक्वल टू माइनस 10/3 j कैप और a2, है ना। और m2 कितना है, व्हाट इज m2 इज इक्वल टू 1 kg एंड व्हाट इज m1 इज इक्वल टू 4 kg, दिस इज 4 kg। तो अब फॉर्मूला लगा देंगे, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ACM का जो फॉर्मूला अपन ने लिख ही रखा है, ACM इज इक्वल टू m1 a1 वेक्टर m2 a2 वेक्टर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 वेक्टर। क्लियर है क्या बात? तो m1 की वैल्यू कितनी है 4, a1 की वैल्यू कितनी है माइनस 10 अपॉन 3 j कैप, प्लस m2 की वैल्यू कितनी है 1 और a2 की वैल्यू कितनी है 10 अपॉन 3 j कैप डिवाइडेड बाय कितना आ जाता है बेटा, ये आ जाएगा m1 प्लस m2। थोड़ा इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये 10 अपॉन 3 j कैप कॉमन लेके माइनस 4 प्लस 3, ये माइनस 3 आ जाएगा, यानी कि और नीचे कितना जाएगा बेटा 5, यानी कि कितना जाएगा माइनस 2 j कैप, 3 से 3 कट जाएगा 2 j कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब मीटर पर
सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब जो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का मैग्नीट्यूड है वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर डाउनवर्ड है। यानी कि इस सिस्टम को यदि आप रिलीज फ्रॉम रेस्ट करते हो तो जो सेंटर ऑफ मास आता है ना, जो सेंटर ऑफ मास आता है उसका एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर डाउनवर्ड आ जाता है। क्लियर है क्या बात? तो ये वाला सिस्टम है, ठीक है। तो दिस इज द हाउ टू फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल। क्लियर है क्या बात? अब हम एक इंपॉर्टेंट है ना टॉपिक और करते हैं जिसे आप ध्यान से देखिएगा है ना, और समझने की कोशिश भी कीजिएगा। और उसका एप्लीकेशन क्या है? डायरेक्ट उसका एप्लीकेशन क्या हो जाता है, हमारा क्वेश्चन में यूज हो जाता है। कैसे कि मान लेते हैं हमारे पास एक ये बॉल है, ये मास m1 की है, एक ये दूसरी बॉल है, ये मास m2 की है, और ये फ्रिक्शन लेस सरफेस पे रखे हुए हैं, फ्रिक्शन लेस सरफेस पर रखे हुए हैं। क्लियर है क्या बात? अब देखो, जब फ्रिक्शन लेस सरफेस पे लिखे हैं, थोड़ी देर के लिए हम एज्यूम कर लेते हैं कि इस पर एक m1 m2 के कारण ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, Fg इधर लगेगा, Fg इधर लगेगा। दोनों पर ग्रेविटेशन फोर्स जो होगा, ग्रेविटेशन में पड़ेंगे, वो m1 m2 g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर होगा। मान लेते हैं दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है बेटा? r है। आगे बात समझ में? तो इस फोर्स के कारण एक तो इस पे m1g लगेगा, नॉर्मल लगेगा, m2g लगेगा, नॉर्मल लगेगा, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे वर्टिकल डायरेक्शन में। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जब इस पे फोर्स लगेगा तो बेटा इसका एक्सेलरेशन आ जाएगा कितना? इसका एक्सेलरेशन आ जाएगा a1 और इसका एक्सेलरेशन मान लेते हैं हम a2। क्लियर है क्या बात? तो देखो, जो a1 होगा वो कितना होगा? F इजिकल टू ma से, न्यूटन सेकंड लॉ से, a इजिकल टू F अपॉन m, यानी कि Fg अपॉन m1। इसी तरीके से जो a2 निकालोगे आप तो नेट फोर्स डिवाइडेड बाय Fg अपॉन m2। तो इसका मतलब यहां से m1 a1 इजिकल टू Fg, m2 a2 इजिकल टू Fg, ये आ जाता है। यानी दोनों पे फोर्स समान है, तो इसका मतलब m1 a1 इजिकल टू m2 a2, ये आ जाता है। आगे बात समझ में? दूसरी बात, यदि इसकी वेलोसिटी थोड़ी देर बाद क्या होगा? थोड़ी देर बाद ये जो पार्टिकल है ये थोड़ा सा मूव कर जाएगा और इसकी वेलोसिटी v1 मान लेते हैं। ये भी पार्टिकल क्या होगा? ये भी मूव कर जाएगा और इसकी वेलोसिटी v2 मूव कर लेते हैं। मान लेते हैं ये मूव करके है ना, ऐसे करके इस पॉइंट पे पहुंच गया और इसने r1 डिस्टेंस मूव कर लिया और ये मूव करके यहाँ पे पहुंच गया और ये r2 डिस्टेंस, इनिशियल पोजीशन यहाँ थी, इसकी इनिशियल पोजीशन यहाँ थी, ये r1 मूव करके इसकी वेलोसिटी v1 हो गया, इसका एक्सेलरेशन a1 है, इसका एक्सेलरेशन बेटा a2 है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है। क्लियर है क्या बात? इसने r1 डिस्टेंस, इसने r2 डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस इन दोनों के बीच की कितनी थी? r थी। कहने का मतलब ये है। तो अब ये बताओ वेलोसिटी के बारे में। वेलोसिटी मान लेते हैं, इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या थी? 0 थी। तो v1 कितना हो जाएगा? u प्लस a1 इंटू टी आफ्टर टी टाइम, और v2 कितना हो जाएगा बेटा? u प्लस a2 इंटू टी, है ना। तो u कितना हो गया? 0। दोनों रेस्ट से हैं, सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट मान लेते हैं। तो v1 क्या होगा बेटा? a1t और v2 क्या होगा? a2t, और v1 अपॉन a1 इज इक्वल टू v2 अपॉन a2। इन दोनों को इक्वेशन को आप डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो इससे क्या आएगा? एक मिनट, दूसरी बात एक मिनट सुनते हैं, ऐसे करते हैं। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 डिवाइड करेंगे 1 को 2 से, तो v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू a1 अपॉन a2, और a1 अपॉन a2 यहां से कितना आएगा बेटा? m2 अपॉन m1। तो दिस इज व्हाट? m2 अपॉन m1 यहां से आ जाता है। क्लियर है क्या बात? तो इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। तो m1 v1 में और m2 v2 में क्या रिलेशन होगा बेटा? m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। इसी तरीके से यदि ये r1 है, ये m1 है, ये m2 है, ये r2 है, तो m1 r1 और m2 r2 में रिलेशन क्या होगा? इसका जस्ट इंटीग्रेशन करेंगे तो m1 r1 इज इक्वल टू m2 इंटू r2। एक ये रिलेशन भी आपको याद रखना है। क्लियर है क्या बात? m1 r1 इज इक्वल टू m2 r2 इज ऑल्सो यू हैव टू रिमेंबर। आगे बात समझ में? इस चीज को ध्यान में रखते हुए आपको क्या करना है? क्वेश्चन को सोल्व करना है। ये कब लगाएंगे हम? जब सिस्टम पर नेट फोर्स, व्हेन, कब अप्लाई करेंगे? व्हेन
F external on the system, F external on the system is 0। तो यदि दो सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम 0 है तो आप क्या लगाओगे, m1 r1 इज इक्वल टू m2 r2, m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2, m1 a1 इज इक्वल टू m2 a2। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका डेरिवेशन मैंने आपको बता दिया है, लेकिन रिजल्ट आपको एज इट इज याद करनी है। क्लियर है क्या बात? तो इस तरीके से आप इस कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे, है ना। क्या याद रखेंगे, m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2, m1 r1 इज इक्वल टू m2 r2। क्लियर है क्या बात? ठीक है, तो देखो अब हम इसमें हम कुछ और भी कोशिश करते हैं करने की। कैसे? क्या? फॉर एग्जांपल एक नेक्स्ट टाइटल हम लेते हैं, थोड़ा सा और पढ़ते हैं, डिस्कशन करते हैं। कैसे? मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हम पढ़ रहे हैं, है ना। तो जैसे आपने वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास पढ़ा था, क्या लिखा था, m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय, क्या पढ़ा था बेटा आपने, m1 प्लस m2 प्लस m3 एंड सो ऑन। यदि, है ना, यदि आप इसकी मल्टीप्लाई कर दोगे इधर तो m1 प्लस m2 प्लस m3, है ना, एंड सो ऑन, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 एंड सो ऑन, है ना। तो ये हो जाएगा टोटल सिस्टम का मास, है ना, यानी m इंटू VCM इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। व्हाट इज इट? मान लेते हैं ये 3-4 पार्टिकल है, m1 m2 m3 ऐसे करके, और इसकी वेलोसिटी v1, इसकी वेलोसिटी v2, इसकी वेलोसिटी v3 ऐसे करके है। तो बेटा इसका जो m1 v1 इज नथिंग बट द linear momentum of first particle, m2 v2 is nothing but the linear momentum of second, and this is and so on, and this is what, this is the linear momentum of center of mass, है ना। ये सिस्टम भी बोल सकते हो, सिस्टम और लीनियर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ ऑल द पार्टिकल। इस तरीके से आपको इसे समझने की कोशिश करनी है, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि व्हाट इज न्यूटन सेकंड लॉ? न्यूटन्स सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ क्या है बेटा? एफ एक्सटर्नल सिस्टम पर, यदि इस सिस्टम पर, यदि हम इस सिस्टम मान लें, इस सिस्टम पर यदि एक्सटर्नल फोर्स लगा हो तो दिस इज इक्वल टू रेट चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ सिस्टम, है ना। दिस इज पी सिस्टम। क्लियर है क्या बात? सिस्टम भी लिख सकते हो उसे, मोमेंटम ऑफ, लीनियर मोमेंटम ऑफ पी सिस्टम। इफ एफ एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम इज 0, मान लेते हैं हम इसे 0 कर देते हैं, 0 का मतलब 0 वेक्टर, मैग्नीट्यूड 0 होता है। तो dp सेंटर ऑफ मास, है ना, या सिस्टम लिख लो, dp सिस्टम डिवाइडेड बाय dt इज इक्वल टू 0, इट मींस डेल्टा p इज इक्वल टू 0, इट मींस p फाइनल माइनस p इनिशियल इज इक्वल टू 0, इट मींस p फाइनल इज इक्वल टू p इनिशियल, यानी कि दिस इज द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। दिस इज व्हाट? दिस इज द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्लियर है क्या बात? तो इस चीज का भी हमें आगे याद रखना है। आप इसमें टाइटल डाल सकते हैं यहाँ पे, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हेडिंग के अंदर आप इसे लिख सकते हो, ठीक है। व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम? if there is no external force on a system of particle or system of bodies, then the momentum, linear momentum of the body will not change। क्लियर है क्या बात? मोमेंटम चेंज नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी नहीं बदलेगी। यदि कोई सिस्टम का लीनियर मोमेंटम इनिशियली 0 है तो फाइनल भी लीनियर टोटल मोमेंटम 0 रहेगा। लेकिन कॉपी पे लिख लो दूसरा, if initial momentum is 0, definitely final momentum must be 0 if external force is 0, but there may be change in kinetic energy of the system। kinetic energy system की change हो सकती है, लेकिन linear momentum क्या रहेगा? सेम ही रहेगा। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम कुछ क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। क्लियर है क्या बात? है ना। तो देखो क्वेश्चन कैसे करते हैं हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पर। इसका मतलब कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ये है कि इनिशियल जो मोमेंटम है
फाइनल मोमेंटम भी वही रहेगा यदि एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पर जीरो है। इसका मतलब यदि इनिशियल मोमेंटम जीरो था तो फाइनल मोमेंटम भी सेंटर ऑफ मास का क्या रहेगा, जीरो ही रहेगा। फॉर एग्जांपल, है ना, एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, उसे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। कैसे कि मान लेते हैं एक फ्रिक्शनलेस फ्लोर है, ठीक है, और इस पे 10 मीटर का एक प्लैंक रखा हुआ है, ऐसे करके रखा हुआ है। क्लियर है क्या बात? ये प्लैंक है, दिस इज ए प्लैंक, दिस इज ए प्लैंक ऑफ मास 100 kg एंड ए पर्सन इज देयर ऑन वन एंड, और इसका मास कितना है बेटा 50 kg है, एंड इट इज ऑन वन कॉर्नर ऑफ द प्लैंक, है ना, और फ्रिक्शनलेस सरफेस है। म्यू कितना है बेटा, जीरो है। क्वेश्चन लिख लीजिए, इन द गिवन फिगर, इसकी लेंथ कितनी है बेटा 10 मीटर। इन द गिवन फिगर इफ ए पर्सन मूव फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, दैट इज फ्रॉम ए टू बी, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्लैंक, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्लैंक। तो देखो इसे बेटा किस तरीके से करेंगे। यदि आप इस पूरे सिस्टम को देखते हो तो इस सिस्टम पर नेट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, सॉरी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स क्या है, जीरो है ना। जैसे कि मान लेते हैं बेटा ये प्लैंक है इस तरीके से, ये यहाँ पर प्लैंक है ऐसे करके, है ना, और ये ग्राउंड है। तो पहले तो पर्सन यहाँ पे होगा ऐसे करके, जब पर्सन चलेगा, पर्सन कैसे चलेगा, ऐसे करके चलेगा, ऐसे करके। तो जब ये चलेगा तो इस पर फोर्स लगाएगा इधर, वो पर्सन तो आगे चला जाएगा। तो जो प्लैंक है ना बेटा, वो प्लैंक थोड़ा पीछे को आ जाएगा, पीछे को इतना आ जाएगा। क्लियर है क्या? वो पर्सन कहाँ पहुंच जाएगा, पर्सन यहाँ पहुंच जाएगा। क्लियर है क्या बात? ऐसे करके। तो व्हाट यू हैव टू फाइंड, यू हैव टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्लैंक। इस तरीके से निकालना है। तो कैसे निकालोगे, देखो यदि पहले वो रेस्ट पे था, रेस्ट पे था, तो जहां पर सेंटर ऑफ मास था, यहां पर तो प्लैंक का सेंटर ऑफ प्लैंक का मास था 100 kg और पर्सन का मास था 50 kg, इस पॉइंट पे रखा हुआ था, है ना। अब पर्सन, ये अगर जो x है तो ये x इधर मूव कर गया होगा, है ना, किधर मूव कर गया होगा, ये 100 kg तो यहाँ पे होगा और 50 kg यहाँ पर होगा। क्लियर है क्या बात, है ना। तो सिस्टम प्लैंक इधर मूव कर जाता है। आगे बात समझ में। दूसरी बात, ये टोटल डिस्टेंस कितनी होगी बेटा, ये तो होगी 5 मीटर और ये इधर की भी 5 मीटर होगी, है ना। तो और ये टोटल कितनी होगी 10 मीटर, ऐसे होगी ना। ये 10 मीटर थी ये, तो ऐसे करके, तो ये कितना हो जाएगा, ये x हो जाएगा ऐसे करके। ये x मूव कर गया ना, जस्ट x मूव कर लिया। सपोज देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट इन द प्लैंक इन x इन दिस डायरेक्शन। क्लियर है क्या बात। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से इनिशियली रेस्ट पे था, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या थी, जीरो थी, यानी कि सेंटर ऑफ मास पहले जिस पोजीशन पर था, यदि इस पोर्शन का एक्सीएम, यदि हम इसे x मान ले थोड़ी देर के लिए, तो एक्सीएम 1 जो होगा वो कितना होगा, एक्सीएम 1 m1 x1 m2 x2 डिवाइड बाय m1 प्लस m1 से, क्या m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 वाले फॉर्मूले से, है ना। m1 कितना है, m1 इसे मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए 50, और इसका बेटा 50 और इसका x1 कितना है 0, ये है 100, और बेटा ये कितना हो गया x2 यानी कि 5 डिवाइडेड बाय, है ना, कितना डिवाइडेड बाय कितना आएगा m1 प्लस m2। तो ये हो गया एक्सीएम। और इस पहले डायग्राम के अकॉर्डिंग सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, 50 तो यहाँ पे, 100 यहाँ पे, तो यहाँ पे कहीं पे होगा सेंटर ऑफ मास, तो अभी भी सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग ये ओरिजिन है, तो m1 तो यहाँ पे हो जाएगा आपकी बात। ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 100 माइनस x, m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। क्लियर है क्या बात। तो देखो m1 कितना आया, m1 है 50, है ना, और x1 यानी कि m1 की डिस्टेंस ओरिजिन से कितनी है 100, 10 माइनस x प्लस m2 कितना है 100, और इसकी डिस्टेंस ये कितनी हो गई, पहले तो 5 थी, अब ये इधर x मूव कर गया, तो यहाँ पे जो हो जाएगा ये 100 5 माइनस x हो जाएगा, और डिवाइडेड में कितना आएगा 50 प्लस 100। लेकिन क्योंकि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 है, यानी कि इस डायग्राम में सेंटर ऑफ मास जहां पर था, इस डायग्राम में भी सेंटर ऑफ मास उसी पोजीशन पर होगा। इसका मतलब एक्सीएम 1 इज इक्वल टू एक्सीएम 2 होगा। एक्सीएम 1 कितना है, ये तो 0 है, ऊपर आ जाएगा 500, नीचे आ जाएगा 50 प्लस 100
150 इज इक्वल टू ऊपर ये कितना आएगा, इसे थोड़ा कैलकुलेट कर लेंगे, कितना 500 प्लस 500 यानी कि 1000 माइनस 50x प्लस माइनस 100x डिवाइडेड बाय 150, है ना, यानी कि दिस पोर्शन इज इक्वल टू, इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। थोड़ा सा सॉल्व कर लेना तो नीचे का तो कट जाएगा, तो इधर ये बचेगा, इधर मार जाके 500 हो जाएगा, इधर माइनस 150x हो जाएगा, x कट जाएगा, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 50/15, तो 5 धाम 50, 5 तिया 15, तो 10/3 3.33 मीटर इधर की ओर लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। आ गई बात समझ में? तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो। सो दिस इज द शिफ्ट ऑफ द सेंटर ऑफ मास। इन दिस वे यू कैन फाइंड द शिफ्ट ऑफ द सेंटर ऑफ मास। क्लियर है के बाद? तो इस तरीके से आप इसे कर सकते हो। इसका दूसरा तरीका है, दूसरा तरीका क्या है बेटा? दूसरा तरीका है m1r1 इज इक्वल टू m2r2। आ गई बात समझ में? दूसरे तरीके से देखो आप इसे कैसे करेंगे। ये तो हो गया मेथड 1, है ना। मेथड 1 थोड़ा सा लेंथी है और अच्छा है, आसान है, समझ में तो आता है ना। मेथड 2 थोड़ा सा इजी है लेकिन थोड़ा हो सकता है कॉम्प्लेक्स आपको लगे। कैसे कि इनिशियल तो ये थी पोजीशन, मान लेते हैं कि विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये तो x1 मूव करता है प्लैंक, और पर्सन जो है वो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इधर x2 मूव करता है। क्लियर है के बाद? इसका मास m1 मान लेते हैं, इसका मास m2 मान लेते हैं। क्लियर है के बाद? तो ये देखो इधर कितना मूव करा x1, m1 जब इधर जाएगा m1 x1 और m2 x2। व्हाट इज x2? विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना। ये जो m1 x1 m1 r1 m2 r2 है, ये r1 r2 जो है ये विद रिस्पेक्ट टू क्या होते हैं? ग्राउंड होते हैं बेटा, ध्यान रखना। तो यदि ये m1 x1 इधर मूव करा तो इधर मूव कर जाएगा, तो एक तो रिलेशन m1 x1 इज इक्वल टू m2 x2 बन जाएगा। क्लियर है के बाद? लेकिन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन x1 एंड x2, है ना। देखो इधर ध्यान से देखो, यदि ये m1 है और ये इधर x1 यहां से लेकर ये x1 इधर मूव कर गया, है ना। पहले यहां पे था तो यहां से मूव कर गया m1, और पहले m1 यहां पर था और इधर x1 मूव कर गया, और पहले यहां पर था और ये x2 m2 मूव कर गया। क्लियर है के बाद? तो एक दूसरे से कितने दूरी पर चले गए? तो m1 के रेस्पेक्ट में ये कितना दूर चला गया? x1 प्लस x2, एक दूसरे से रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन x1 एंड x2? x1 प्लस x2 इज इक्वल टू रिलेटिव डिस्टेंस, एक के रेस्पेक्ट में दूसरा किधर चला गया, है ना। तो किधर कितना हो जाएगा? 10 मीटर। इन दोनों को सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। यानी कि x1 निकालना है हमें, तो m1 कितना है? प्लैंक का मास था कितना? 100 kg था ना, तो आ जाएगा 100 इंटू x1 इज इक्वल टू ये 50 इंटू x2, यानी कि 2x1 इज इक्वल टू x2, और x2 यहाँ पे x1 प्लस x2 की जगह क्या रखेंगे? 2x1 इज इक्वल टू 10, तो x1 इज इक्वल टू 10/3 मीटर इज द करेक्ट आंसर। तो ये थोड़ा आसान हो जाता है ना। लेकिन आपको ये समझने में दिक्कत हो जाएगी x1 प्लस x2 बराबर 10 कैसे आया। फिर से मैं रिपीट करता हूँ कैसे आया। देखो मान लिया ये प्लैंक रेस्ट पे है, मान लिया ये प्लैंक रेस्ट पे है और पर्सन मूव इधर की ओर चलता है x2, है ना। तो ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में तो क्या है? प्लैंक रेस्ट पे है। तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखो या प्लैंक के रेस्पेक्ट में देखो, पर्सन कितना मूव करा आगे की ओर? x2। लेकिन अगर जो ये थोड़ा सा x1 इधर की ओर आ जाता है तो प्लैंक के रेस्पेक्ट में कितना आगे चला गया? x1 प्लस x2। तो प्लैंक पर आप बैठ जाओ, यहां पे आप प्लैंक पे बैठ जाओ, तो प्लैंक के रेस्पेक्ट में कितना गया ये? इस डायग्राम के हिसाब से तो x1 प्लस x2, लेकिन ऑल्सो x1 प्लस x2 इज नथिंग बट द दिस लेंथ। तो प्लैंक के रेस्पेक्ट में एक कॉर्नर से पहले पर्सन, ये पर्सन कहां पे था? पर्सन ये ब्लू पर्सन और ब्लैक पर्सन एक ही थे, तो ब्लू तो प्लैंक पे बैठा है, तो ब्लू देख रहा है ब्लैक को, और प्लैंक के रेस्पेक्ट में आगे कितना चला गया? 10 मीटर। 10 मीटर का मतलब है वो x2 या x1, यानी x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 10 मीटर इज द करेक्ट आंसर। तो इन दिस वे यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्लियर है क्या बात? अच्छा, एक क्वेश्चन अब हम और कर लेते हैं थोड़ा सा, यदि ये आपको कॉम्प्लेक्स लगता है तो ये इस जिसमें एक पर्सन होता है तो इसमें हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन यदि मान लिया कई सारे पर्सन दे रखे हैं, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि हमारे पास एक ये प्लैंक है और ये 10 मीटर का
प्लैंक है ना। और इस पे 3 मान लेते हैं 90 kg का प्लैंक है ना। और इस पे एक 60 kg का पर्सन यहाँ पे बैठा हुआ है ना, सॉरी 40 kg का, 40 kg का पर्सन, 50 kg का पर्सन तो यहाँ बैठा हुआ है। यहाँ पर ए पर्सन है, ये कितना है बेटा 40 kg का, ये 50 kg का, और ये बी है और ये सी है और इसकी वैल्यू है 60 kg। और ये प्लैंक जो है जो 90 kg का है, इट इज एट रेस्ट है ना, इट इज एट रेस्ट ऑन फ्रिक्शनलेस सरफेस। क्वेश्चन लिख लो, इट इज एट रेस्ट एंड फ्रिक्शनलेस सरफेस। फ्रिक्शनलेस सरफेस का मतलब कितना है बेटा कि फ्रिक्शन बिटवीन प्लैंक एंड फ्लोर इज 0। राइट डाउन द क्वेश्चन। व्हाट इज द क्वेश्चन? लिखो बेटा, क्वेश्चन क्या है? इफ पर्सन ए एंड सी, इफ पर्सन A and C interchange their position and B remain at the same position, find the displacement of the plank। तो इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो अब हम इस फॉर्मूले को नहीं लगा पाएंगे, इस फॉर्मूले को लगाएंगे तो बहुत टफ हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, बेसिक से करोगे। कैसे? जैसे मैंने आपको बताया था कि मान लेते हैं प्लैंक है, कितने मीटर का बेटा 10 मीटर का, इसका मास कितना है 90 kg है ना। एक पर्सन यहाँ रखा हुआ है, ठीक है। तो पर्सन कितने का है बेटा 50 kg का, 40 kg यहाँ पे रखा हुआ है, 60 kg यहाँ पे रखा हुआ है। सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, इसे हमने एक्स एक्सिस मान लिया। तो इसके हिसाब से हम एक्सियम 1 लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे एक्सियम 1? यहाँ पे लिख देता हूँ, सॉरी। एक्सियम 1 कैसे लिखेंगे? m1 x1 m2 x2 m3 x3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 भी है बेटा इसमें, m4 x4। क्लियर है क्या बात? ठीक है। तो देखो, इसे हम थोड़ी देर के लिए इसे मान लेते हैं m1, इसे मान लेते हैं m2, इसे मान लेते हैं m3 और प्लैंक को भी मान लेते हैं m4। ठीक है। तो यदि ये 10 मीटर है तो ये कितना हो जाएगा बेटा 5 मीटर, ये भी कितना हो जाएगा 5 मीटर, टोटल कितना हो जाएगा 10 मीटर। तो m1 कितना है 40 और x1 कितना हो जाएगा 0, m2 कितना है 50, x2 कितना हो जाएगा 5, m3 कितना है 60, x3 कितना हो जाएगा 10, m4 कितना है 90 और x4 कितना हो जाएगा 5 और डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3, यानी कि 40 प्लस 50 प्लस 60 प्लस 90, तो ये तो हो जाएगा। तो दिस इज द एक्सियम 1। क्लियर है क्या बात? अब मान लेते हैं हमें तो पता नहीं कि इधर जाएंगे, ये दोनों इंटरचेंज करेंगे जब, है ना, अपनी पोजीशन को। ये तो पता नहीं हमें प्लैंक आगे जाएगा प्लैंक पीछे जाएगा, तो हमें नहीं पता। तो हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया बेटा x हो गया। कितना हो गया बेटा x हो गया। तो यहाँ पे तो आ जाएगा 60 kg का पर्सन और प्लैंक B तो अपनी पोजीशन पर है, 50 kg तो यहीं पर है और बेटा 90 kg भी यहीं पर है और यहाँ पे आ जाएगा कितना, यह आ जाएगा 40 kg। तो अकॉर्डिंग टू दिस दोबारा से सेंटर ऑफ मास लिखेंगे क्या, दिस इज एक्सियम 1, दिस इज एक्सियम 2, यानी कि m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 प्लस m4 x4 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। तो मैं इसे दोबारा नहीं लिख रहा हूँ फॉर्मूले को, तो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं ये हमारा m1 था, ये हमारा m2 था, ये हमारा m3 था और इसे m4 मान लेते हैं। अब देखो तो बेटा ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये तो होगी 10 मीटर और ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी बेटा 5 मीटर। क्लियर है क्या बात? तो m1 हो गया 40 और डिस्टेंस x1 ये कितना हो जाएगा 10 प्लस x। क्लियर है क्या बात? प्लस m2 कितना है, m2 है 50, डिस्टेंस कितनी हो गई बेटा ये हो जाएगी 5 प्लस x। m3 कितना है 60, डिस्टेंस कितनी हो गई x। m4 कितना है 90, ये डिस्टेंस कितनी हो गई x प्लस 5 प्लस x डिवाइडेड बाय 40 प्लस 50 प्लस 60 प्लस 90। लेकिन क्योंकि देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स इन द सिस्टम ऑफ पार्टिकल,
है ना सिस्टम पे, तो x डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास जहां पर था वहीं रहेगा। इसका मतलब एक्सियम 1 और एक्सियम 2 क्या होंगे, एक्सियम 1 इज इक्वल टू एक्सियम 2, दोनों को इक्वल रख देंगे, सॉल्व करेंगे, यानी कि इस पोर्शन को, इस कैलकुलेशन को इस कैलकुलेशन के इक्वल रख देंगे। तो नीचे का तो कट जाएगा, तो मैं इसे लिख नहीं रहा हूं, है ना, दोनों इक्वल रख देंगे। तो यहाँ पे हम सॉल्व करके देख लेते हैं। क्लियर है क्या बात? तो कैसे, 40.0 ये तो 0 हो गया, 40 ये हो गया कितना, पापंजे 250 प्लस, है ना, और मैं इसे छोड़ देता हूँ 90 इंटू 5 और 50 इंटू 5, ऐसे लिख देता हूँ 50 इंटू 5 प्लस 600 इंटू 90 इंटू 5, है ना, इज इक्वल टू, नीचे का तो पोर्शन कट ही जाएगा, इधर देखो इधर कितना आया, इधर आया 400 प्लस 40x, इधर आया 50.5, 50 इंटू 5 प्लस 50x, ये कितना आया, प्लस 60x, ये कितना आया 90 इंटू 5 प्लस 90x। अब देखो 90 इंटू 5 और 50 इंटू 5 ये भी कटेगा। क्लियर है क्या बात? तो इधर आएगा 600, ये बनेगा 400 प्लस, अभी x का कितना हो गया बेटा 40, 50 90, 90 दूनी 180, 9 दूनी 18 80, और दिया गया 240x। तो इधर जाएगा ये तो 200 और इधर 240x, तो x आ जाएगा 20/24, 5/6, यानी कि 5/6 मीटर। ये प्लस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है, तो इसका मतलब जो हमने सेलेक्ट किया था उधर की ओर, इट वुड बी शिफ्ट टुवर्ड्स राइट बाय डिस्प्लेसमेंट x, और x की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 5/6 मीटर इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से इसे थोड़ा सा हो सकता है कैलकुलेशन लेंदी हो, लेकिन मान लिया हाँ उसमें इसमें एक 4 पोर्शन भी दे दे, इसे हिला दे, तो आपको क्या करना है, पहले इस डायग्राम के हिसाब से एक्सियम 1 लिखना है, फिर दूसरे डायग्राम के हिसाब से एक्सियम 2 लिखना है, एक्सियम 1 और एक्सियम 2 को इक्वल करके x की वैल्यू निकाल देनी है। तो इतना ही इस क्वेश्चन में आपको करना है।